एसवी एग्जाम मैंट्रो में आपका स्वागत है। द 8th of August 2026। आज के टॉप न्यूज हेडलाइंस पर आधारित 10 करंट अफेयर्स MCQs। हर क्वेश्चन का आंसर सोचिए, फिर फैक्चुअल एनालिसिस से वेरीफाई करिए। शुरू करते हैं। अगला टॉपिक, राज व्यवस्था। क्वेश्चन 1, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक 2026 में संसद द्वारा पारित किया गया था? ऑप्शन अ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संवर्धन विधेयक 2026। ऑप्शन बी, लघु और मध्यम उद्यम विकास विधेयक 2026। ऑप्शन सी, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026। ऑप्शन डी, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विनियमन विधेयक 2026। आंसर है ऑप्शन सी, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 संसद द्वारा पारित किया गया। विकल्प गलत है क्योंकि इसमें विकास संशोधन के बजाय संवर्धन का प्रयोग किया गया है। विकल्प बी अलग स्कोप और शब्दावली के कारण गलत है। विकल्प डी गलत है क्योंकि इसमें उद्यम विकास संशोधन के बजाय उद्योग विनियमन का उल्लेख किया गया है। एग्जाम फैक्ट, एमएसएमई भारत के आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और क्षेत्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण है। संसद भारत में सर्वोच्च विधायी निकाय है जो कानून बनाने और संशोधित करने के लिए जिम्मेदार है। एग्जाम ब्लूप्रिंट, पहला पॉइंट, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 संसद द्वारा पारित किया गया। दूसरा पॉइंट, एमएसएमई भारत के आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और क्षेत्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण है। संसद भारत में सर्वोच्च विधायी निकाय है जो कानून बनाने और संशोधित करने के लिए जिम्मेदार है। अंतर्राष्ट्रीय मामले, ध्यान दें। क्वेश्चन 2, इंटरनेशनल रिलेशंस और अफेयर्स। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। ब्रिक्स समूह के वार्षिक अध्यक्षता के आवर्तन को मुख्य रूप से कौन सा सिद्धांत नियंत्रित करता है? ऑप्शन अ, सदस्यों में सबसे बड़ी जीडीपी वाला देश अध्यक्षता करता है। ऑप्शन बी, ये सदस्य राज्यों के नामों के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का पालन करते हुए सालाना घूमता है। ऑप्शन सी, पिछले G20 शिखर सम्मेलन का मेजबान देश स्वतः ही ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण कर लेता है। ऑप्शन डी, एक स्थायी सचिवालय पूर्व परिभाषित योग्यता प्रणाली के आधार पर अध्यक्षता निर्धारित करता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ये सदस्य राज्यों के नामों के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का पालन करते हुए सालाना घूमता है। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर साल अपने सदस्य देशों के बीच उनके नामों के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका में घूमती है। विकल्प ए गलत है क्योंकि अध्यक्ष पद के लिए आर्थिक आकार मानदंड नहीं है। विकल्प सी गलत है क्योंकि ब्रिक्स और G20 की अध्यक्षता अलग अलग और स्वतंत्र हैं। विकल्प डी गलत है क्योंकि अध्यक्ष पद के रोटेशन के लिए स्थायी सचिवालय द्वारा निर्धारित कोई योग्यता आधारित प्रणाली नहीं है। एग्जाम फैक्ट, ब्रिक्स एक अंतरसरकारी संगठन है जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं, जो क्षेत्रीय मामलों पर अपने महत्वपूर्ण प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। इसका प्राथमिक उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सहयोग, विकास और एक अधिक न्यायसंगत वैश्विक व्यवस्था को बढ़ावा देना है। एग्जाम ब्लूप्रिंट, पहला पॉइंट, ब्रिक्स की अध्यक्षता हर साल अपने सदस्य देशों के बीच उनके नामों के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका में घूमती है। दूसरा पॉइंट, ब्रिक्स एक अंतरसरकारी संगठन है जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं, जो क्षेत्रीय मामलों पर अपने महत्वपूर्ण प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। इसका प्राथमिक उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सहयोग, विकास और एक अधिक न्यायसंगत वैश्विक व्यवस्था को बढ़ावा देना है। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन 3, साइंस और टेक्नोलॉजी। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। E20 पेट्रोल में गैसोलीन के साथ कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाया जाता है? ऑप्शन अ, 10%। ऑप्शन बी, 20%। ऑप्शन सी, 15%। ऑप्शन डी, 25%। आंसर है ऑप्शन बी, 20%। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। E20 पेट्रोल 20% इथेनॉल और 80% गैसोलीन का मिश्रण है। यह मिश्रण भारत के स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के प्रयासों का हिस्सा है।
10% ही 10 पेट्रोल का मानक मिश्रण है। 15% ही 20 द्वारा दर्शाया गया मानक मिश्रण नहीं है। 25% ही 20 द्वारा दर्शाया गया मानक मिश्रण नहीं है। एग्जाम फैक्ट: भारत सरकार का लक्ष्य 2025 तक पूरे देश में E20 पेट्रोल का उपयोग शुरू करना है। ये पहल कच्चे तेल के आयात को कम करने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने की भारत की रणनीति का हिस्सा है। एग्जाम ब्लूप्रिंट: पहला पॉइंट, E20 पेट्रोल 20% इथेनॉल और 80% गैसोलीन का मिश्रण है। दूसरा पॉइंट, भारत सरकार का लक्ष्य 2025 तक पूरे देश में E20 पेट्रोल का उपयोग शुरू करना है। ये पहल कच्चे तेल के आयात को कम करने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने की भारत की रणनीति का हिस्सा है। टॉपिक चेंज: पुरस्कार। क्वेश्चन 4, अवार्ड्स और ऑनर्स। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान से जुड़ा है? ऑप्शन अ, मत्स्य पालन और जल कृषि। ऑप्शन बी, पशुधन एवं दुग्ध क्षेत्र। ऑप्शन सी, बागवानी और जैविक खेती। ऑप्शन डी, नवीकरणीय ऊर्जा विकास। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पशुधन एवं दुग्ध क्षेत्र। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार विशेष रूप से भारत में पशुधन और डेयरी क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है। इसका उद्देश्य देशी गोवंश को बढ़ावा देना और पशुपालन में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करना है। मत्स्य पालन और जलकृषि ए, एक अलग क्षेत्र है। बागवानी और जैविक खेती सी, का संबंध पौध कृषि से है और नवीकरणीय ऊर्जा विकास डी, एक असंबंधित क्षेत्र है। एग्जाम फैक्ट: राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार भारत के पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है। इसका उद्देश्य देशी गोवंश को बढ़ावा देना और किसानों और डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करना है। एग्जाम ब्लूप्रिंट: पहला पॉइंट, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार विशेष रूप से भारत में पशुधन और डेयरी क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है। दूसरा पॉइंट, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार भारत के पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है। इसका उद्देश्य देशी गोवंश को बढ़ावा देना और किसानों और डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करना है। 5 सेकंड्स रुकिए, अभी कमेंट में क्वेश्चन 4 का अपना आंसर लिखिए। देखिए, इस सेशन में कितने एस्पिरेंट्स आपसे आगे हैं और कितने पीछे। अब समसामयिकी की ओर। क्वेश्चन 5, जनरल करंट अफेयर्स। ये कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने की योजना बना रही भारतीय छात्राओं के लिए दस्तावेज सत्यापन को तेजी से करने के लिए डिजी लॉकर ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन अ, भारत में ऑस्ट्रेलियाई शिक्षकों का संघ AI। ऑप्शन बी, भारत में ऑस्ट्रेलियाई शिक्षा प्रतिनिधियों का संघ ARI। ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलियाई शैक्षिकी अनुसंधान परिषद SER। ऑप्शन डी, राष्ट्रीय प्रत्यायन और मूल्यांकन परिषद NAC। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, भारत में ऑस्ट्रेलियाई शिक्षा प्रतिनिधियों का संघ ARI। इस आंसर के पीछे का लॉजिक और एनालिसिस अभी समझते हैं। डिजी लॉकर ने इस पहल के लिए एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंडिया ARI के साथ सहयोग किया है। ARI साझेदारी में उल्लिखित विशिष्ट संगठन है। AI इस संदर्भ के लिए समान ध्वनि वाला लेकिन गलत संगठन है। ACR एक वास्तविक ऑस्ट्रेलियाई शैक्षिकी अनुसंधान संगठन है लेकिन भागीदार नहीं है। NAC एक भारतीय मान्यता निकाय है और इस विशिष्ट साझेदारी में शामिल नहीं है। एग्जाम फैक्ट: डिजी लॉकर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MITY और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एक प्रमुख पहल है। ये दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों के जारी करने और सत्यापन के लिए एक सुरक्षित क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। एग्जाम ब्लूप्रिंट: पहला पॉइंट, डिजी लॉकर ने इस पहल के लिए एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंडिया ARI के साथ सहयोग किया है। दूसरा पॉइंट, डिजी लॉकर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MITY और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एक प्रमुख पहल है। ये दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों के जारी करने और सत्यापन के लिए एक सुरक्षित क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। अगर इस सेशन से आपकी एग्जाम प्रिपरेशन तेज हो रही है तो अभी लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हर नोटिफिकेशन आपको आपके टारगेट स्कोर के एक क्वेश्चन और करीब लाती है। अगला टॉपिक, सरकारी योजना। क्वेश्चन 6, गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम एक सरकारी पहल है जिसका मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किस समूह की छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है? ऑप्शन अ, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC। ऑप्शन बी,
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS। ऑप्शन सी अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां SC/ST। ऑप्शन डी सामान्य श्रेणी की छात्राएं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां SC/ST। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रमुख संस्थानों में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है। विकल्प ए गलत है क्योंकि ओबीसी अन्य योजनाओं के लाभार्थी हैं लेकिन इस विशिष्ट योजना का प्राथमिक लक्ष्य नहीं है। विकल्प बी गलत है क्योंकि EWS लाभों के लिए एक अलग श्रेणी है जो इस योजना के मुख्य फोकस से अलग है। विकल्प डी गलत है क्योंकि सामान्य श्रेणी की छात्राएं इस तरह की लक्षित सामाजिक कल्याण योजनाओं की प्राथमिक लाभार्थी नहीं हैं। एग्जाम फैक्ट: टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम एक केंद्र सरकार की पहल है जिसका उद्देश्य समावेशी विकास को बढ़ावा देना और शिक्षा के अंतर को पाटना है। यह वंचित पृष्ठभूमि की योग्य छात्राओं के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने में मदद करता है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रमुख संस्थानों में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है। दूसरा पॉइंट, टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम एक केंद्र सरकार की पहल है जिसका उद्देश्य समावेशी विकास को बढ़ावा देना और शिक्षा के अंतर को पाटना है। यह वंचित पृष्ठभूमि की योग्य छात्राओं के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने में मदद करता है। राजव्यवस्था। ध्यान दें, क्वेश्चन 7, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। NUCFDC का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन अ राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास परिषद। ऑप्शन बी राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम। ऑप्शन सी राष्ट्रीय संघ सहकारी वित्त एवं विकास निगम। ऑप्शन डी राष्ट्रीय शहरी ऋण वित्त और विकास निगम। आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। NUCFDC का मतलब नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। ये संगठन शहरी सहकारी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करता है। विकल्प ए गलत है क्योंकि इसमें कॉरपोरेशन की जगह काउंसिल का इस्तेमाल किया गया है। विकल्प सी गलत है क्योंकि इसमें अर्बन की जगह यूनियन का इस्तेमाल किया गया है। विकल्प डी गलत है क्योंकि इसमें कोऑपरेटिव की जगह क्रेडिट का इस्तेमाल किया गया है। एग्जाम फैक्ट: सहकारिता मंत्रालय की स्थापना जुलाई 2021 में भारत में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करने के लिए की गई थी। अमित शाह पहली केंद्रीय सहकारिता मंत्री हैं। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, NUCFDC का मतलब नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। दूसरा पॉइंट, सहकारिता मंत्रालय की स्थापना जुलाई 2021 में भारत में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करने के लिए की गई थी। अमित शाह पहली केंद्रीय सहकारिता मंत्री हैं। 7 क्वेश्चंस हो गए। अब तक कितने सही? क्वेश्चन 8 से पहले अपना रनिंग स्कोर कमेंट में डालिए। 3 क्वेश्चंस बाकी हैं, स्कोर और बेहतर हो सकता है। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन 8, साइंस और टेक्नोलॉजी। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। CSIR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन अ वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ऑप्शन बी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ऑप्शन सी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान केंद्र। ऑप्शन डी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान समिति। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। CSIR का सही पूर्ण रूप काउंसिल ऑफ साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च है। ये भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान एवं विकास संगठन है। विकल्प अ में ऑफ के स्थान पर फॉर का प्रयोग किया गया है। विकल्प सी और ड में क्रमशः सेंटर और कमिटी के गलत प्रथम शब्दों का प्रयोग किया गया है। एग्जाम फैक्ट: CSIR की स्थापना 1942 में हुई थी और यह भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है। यह विभिन्न वैज्ञानिक और औद्योगिक क्षेत्रों में अपने व्यापक अनुसंधान और विकास गतिविधियों के लिए जाना जाता है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, CSIR का सही पूर्ण रूप काउंसिल ऑफ साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च है। दूसरा पॉइंट,
सीएसआईआर की स्थापना 1942 में हुई थी और यह भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है। यह विभिन्न वैज्ञानिक और औद्योगिक क्षेत्रों में अपने व्यापक अनुसंधान और विकास गतिविधियों के लिए जाना जाता है। टॉपिक चेंज, राजव्यवस्था। क्वेश्चन 9, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। भारत में किस निकाय के पास नए कानूनों और विधायी सुधारों को लागू करने की प्राथमिक जिम्मेदारी है? ऑप्शन अ, उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन बी, संसद। ऑप्शन सी, नीति आयोग। ऑप्शन डी, भारत निर्वाचन आयोग। आंसर है ऑप्शन बी, संसद। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। संसद, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं, भारत में सर्वोच्च विधायी निकाय है जो कानून और विधायी सुधारों को अधिनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। सर्वोच्च न्यायालय मुख्य रूप से कानूनों की व्याख्या करता है। नीति आयोग एक नीति थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। भारत का चुनाव आयोग चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। एग्जाम फैक्ट, समकालीन सामाजिक आवश्यकताओं और तकनीकी प्रगति के अनुरूप कानूनों को ढालने के लिए विधायी सुधार आवश्यक हैं। भारत में संसद सर्वोच्च विधायी निकाय है जो इन सुधारों के लिए जिम्मेदार है, ये सुनिश्चित करते हुए कि कानूनी ढांचा वर्तमान बना रहे। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, संसद, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं, भारत में सर्वोच्च विधायी निकाय है जो कानून और विधायी सुधारों को अधिनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। दूसरा पॉइंट, समकालीन सामाजिक आवश्यकताओं और तकनीकी प्रगति के अनुरूप कानूनों को ढालने के लिए विधायी सुधार आवश्यक हैं। भारत में संसद सर्वोच्च विधायी निकाय है जो इन सुधारों के लिए जिम्मेदार है, ये सुनिश्चित करते हुए कि कानूनी ढांचा वर्तमान बना रहे। अब सरकारी योजना की ओर। क्वेश्चन 10, गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। ये कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है। पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है? ऑप्शन अ, अनुसूचित जातियां एससी। ऑप्शन बी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी। ऑप्शन सी, अनुसूचित जनजातियां एसटी। ऑप्शन डी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी। इस आंसर के पीछे का लॉजिक और एनालिसिस अभी समझते हैं। पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना विशेष रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईबीसी और विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों डीएनटी के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है। अनुसूचित जाति एससी अन्य विशिष्ट छात्रवृत्ति योजनाओं द्वारा कवर की जाती है। अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए भी समर्पित छात्रवृत्ति कार्यक्रम हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस आरक्षण और लाभ के लिए एक अलग श्रेणी है जो पीएम यशस्वी के प्राथमिक लाभार्थियों से अलग है। एग्जाम फैक्ट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना लागू करता है। ये योजना कक्षा 9 से 12 तक के योग्य छात्राओं को विद्यालय स्तरीय शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करती है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना विशेष रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईबीसी और विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों डीएनटी के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है। दूसरा पॉइंट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना लागू करता है। ये योजना कक्षा 9 से 12 तक के योग्य छात्राओं को विद्यालय स्तरीय शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करती है। पावर रिविजन 60 सेकंड रैपिड फायर। सभी आंसर्स बैक टू बैक। ध्यान से सुनिए और लॉक करिए। Q1, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक 2026 में संसद द्वारा पारित किया गया था? सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026। Q2, ब्रिक्स समूह के वार्षिक अध्यक्षता के आवर्तन को मुख्य रूप से कौन सा सिद्धांत नियंत्रित करता है? ये सदस्य राज्यों के नामों के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का पालन करते हुए सालाना घूमता है। Q3, E20 पेट्रोल में गैसोलीन के साथ कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाया जाता है? 20%। Q4, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान से जुड़ा है? पशुधन एवं दुग्ध क्षेत्र। Q5, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने की योजना बना रही भारतीय छात्राओं के लिए दस्तावेज सत्यापन को तेजी से करने के लिए डिजी लॉकर ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? भारत में ऑस्ट्रेलियाई शिक्षा प्रतिनिधियों का संघ ARI। Q6, टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम
एक सरकारी पहल है जिसका मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किस समूह की छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है? अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां SC/ST। पावर रिविजन जारी, पार्ट 2 हाव्स। Q7 NUCFDC का पूर्ण रूप क्या है? राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम। Q8 CSIR का पूर्ण रूप क्या है? वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। Q9 भारत में किस निकाय के पास नए कानूनों और विधायी सुधारों को लागू करने की प्राथमिक जिम्मेदारी है? संसद। Q10 PM यशस्वी छात्रवृत्ति योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है? अन्य पिछड़ा वर्ग OBC। पावर रिविजन कंप्लीट। जिस आंसर में डाउट था उसे एग्जाम से पहले एक बार और देखें। आज का डेली अमोल लोड हो गया। कमेंट में फाइनल स्कोर अभी डालें। वीकली टेस्ट लिखें। लाइव टेस्ट लिंक तुरंत मिलेगा।